हमारे साथ डॉक्टर केपी महादेव स्वामी हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह की स्थिति है इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में और आपका जो एक्सपोजर है सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है, इन तमाम स्थितियों को देखते हुए जाहिर तौर पे जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हैं उसमें ग्रोथ के मोमेंटम को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन क्योंकि FY26 के हम आखिर में हैं, तो इस वक्त जो आपका ओवरऑल ऑर्डर बुक है उसका क्या स्टेटस है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने एग्जीक्यूट किए हैं, करेंट स्टेटस क्या है? प्रियदर्शी, थैंक यू। तो हमारा ऑर्डर बुक कंसोलिडेट लेवल पे ऑलमोस्ट 1,26,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उसमें ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का जो ऑर्डर बुक है वो रीडेवलपमेंट मॉडल है। रीडेवलपमेंट बोलोगे तो इट इज़ ए सेल्फ सस्टेनेबल मोड है। सो वहाँ हमको कन्वर्ट करने में थोड़ा डिले हो गया। सो एक आध प्रोजेक्ट मतलब डिले इसीलिए हुआ था, उनको फंडिंग सेल्फ सस्टेनेबल में अरेंज करना था। उसमें महाप्रीति एक प्रोजेक्ट है, मुंबई में बड़ा प्रोजेक्ट है, राजस्थान मंडपम है, केरला हाउसिंग बोर्ड है एंड JNK का प्रोजेक्ट है। चारों स्टेट का आफ्टर दिल्ली सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हमारा 3 प्रोजेक्ट्स, मोतीबाग कॉलोनी, किदवई नगर कॉलोनी एंड 7GPRA कॉलोनी कंप्लीट होने के बाद में हम स्टेट का साथ MOU करके वहाँ स्टेट का ग्रोथ के लिए, लैंड मोनेटाइजेशन के लिए जा रहा है। उसमें हम ऑलमोस्ट सब जगह में अप्रूवल हो चुका है। एट द अर्लीस्ट मतलब अप्रैल से हमारा टेंडरिंग चालू होगा। गोवा में हम ऑलरेडी टेंडर कॉल कर चुका है। राजस्थान मंडपम का साथ, राजस्थान मंडपम में GCC, उसका रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ये सब बनाना, उसका टेंडर हम अप्रैल महीने में लगाने वाला है। वो भी हमको टर्नओवर आने में चालू होगा। 7GPRA में जो हमारा नेताजी नगर, सरोजी नगर है, जितने भी बैलेंस टेंडर था पैकेजेस, सारे का टेंडर अवार्ड हो गया। अभी साइट में एग्जीक्यूशन चालू हो गया। इसका टाइम लाइन है, हम 2 साल में कंप्लीट करेंगे। 2 साल में कंप्लीट करेगा तो मेरा टर्नओवर बूस्टअप होगा। एंड अमरापल्ली एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन का हिसाब से काम मिला हुआ था। वो अमरापल्ली प्रोजेक्ट्स में हमने फेज़ 1 में आउट ऑफ 24 प्रोजेक्ट्स 23 प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट है आदर्श आवास योजना, वो हम जून का अंदर कंप्लीट करके वो भी हैंड ओवर करना चालू करेंगे। सो टोटल 38,000 मकान था, उसमें ऑलमोस्ट 36,000 मकान हम कंप्लीट कर चुका है। रेस्ट ऑफ द 2,000 मकान हैंड ओवर करना आदर्श आवास योजना, वो भी हम जून से हैंड ओवर करके फेज़ 1 काम का अमरापल्ली का काम को कंप्लीट कर चुका है। यू ऑलरेडी टेकन ओवर सुपरटेक प्रोजेक्ट्स एज वेल, सो व्हाट इज स्टेटस ऑन दैट? सुपरटेक हमको पहले NCLT हमको अवार्ड किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट अभी NBCC काम करेगा, इसीलिए बोला था। हम अमरापल्ली का सक्सेसफुल स्टोरी, मतलब एक प्रोजेक्ट स्टॉल था, 12 साल से इंतज़ार कर रहा था होम बायर्स, उसका सक्सेसफुल स्टोरी सुनने के बाद में लॉट ऑफ होम बायर अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट हमारा ऊपर एक ट्रस्ट रह के काम दिया हुआ है। होम बायर्स भी हमारा ऊपर एक ट्रस्ट रखा हुआ है। सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ अमरापल्ली, टर्नआउट स्टोरी अमरापल्ली का बाद में सुपरटेक हमको मिला हुआ है। बट ये सुपरटेक में एक का इश्यूज है, वो इश्यू के लिए हम एड्रेस कर रहे हैं। वो खत्म होगा तो हम सुपरटेक भी चालू करेंगे। उसमें एक था अमरापल्ली में हमको रेरा एग्जम्पशन था। ये सारे प्रोजेक्ट्स पुराना प्रोजेक्ट्स है एंड कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सरप्लस है, कुछ प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल डिफिशिएंट्स है। अगर रेरा एग्जम्पशन नहीं होगा तो सरप्लस प्रोजेक्ट को तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, वो 4 to 5 प्रोजेक्ट्स होगा, बाकी 11 प्रोजेक्ट रुकेगा। सो इसीलिए हमने अमरापल्ली का मैटर का हिसाब से उनको बोला था इसका आपको एग्जम्पशन चाहिए। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करते हुए जिस तरह के ऑर्डर साइज आपको मिले हैं, तो FY26 तक आप किस नोट पे क्लोज करने जा रहे हैं, अगर आप ओवरऑल ऑर्डर साइज की बात करें? FY26 में हम पहले भी बोला था ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीस का हम टॉप लाइन होगा। 700 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए का बॉटम लाइन होगा, दैट इज पैट। ओके, ये करेंगे। 27-28 में हमारा फाइनेंशियल ईयर 27 में हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बिकॉज ये 4-5 जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ये चालू होने वाला है फर्स्ट क्वार्टर से। सो नेक्स्ट ईयर हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट 17 से 18,000 करोड़ का टॉप लाइन होगा, बॉटम लाइन ऑलमोस्ट 1,000 to 1,200 करोड़ का पैट होगा। ओके, आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा कुछ न्यू वेंचर्स की तरफ भी जा रहे हैं। अपने टूरिज्म में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स नहीं है, राज्यों स्टेट्स के साथ आपने टाई अप किए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आपने
मालदीव्स के साथ विदेशों में कुछ प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए हैं, इनफैक्ट आप रियल एस्टेट भी आपने इसकी शुरुआत की दुबई में, उसका क्या स्टेटस है? मालदीव्स का प्रोजेक्ट्स का एक बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मालदीव्स वहाँ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, अच्छा, कोई लेबर अवेलेबल नहीं है। ओके। एक गुड पार्ट है एनबीसीसी का सक्सेसफुल स्टोरी, 2000 मास हाउसिंग प्रोजेक्ट, फर्स्ट टाइम माइवन शटरिंग, दैट इज एल्यूमिनियम शटरिंग, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का साथ हम कंप्लीट करके उसका फाइनल बिल भी हो गया, हैंड ओवर भी हो गया, राइट। 30 मंथ्स का अंदर। सारे मटेरियल मैन पावर सब इंडिया से जाके उधर कंप्लीट करके आया हुआ है। दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर एनबीसीसी एज वेल एज इंडिया के लिए। इंडिया के लिए एक प्राइड मोमेंट बोल सकता हूं मैं। हम ऐसे एनबीसीसी बाहर जाके हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस भी किया, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसका सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हैंड ओवर रिसेंटली हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ का प्रेसिडेंट का साथ इनाग्रेट किया हुआ है। हमको सारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेमेंट भी पूरा मिल चुका है। इट इज़ ए सक्सेसफुल स्टोरी। इसको देखते अभी हमारा रियल एस्टेट दुबई में एक्सपेंड करने के लिए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। हम इनिशियली लैंड लिया हुआ है, लैंड लेके रेजिडेंशियल और थोड़ा कमर्शियल बना के वो बेचना, वो प्रोजेक्ट में ये कर रहा है। इसका अलावा 2-3 कंट्री में हम हमारा फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। एक तो ऑस्ट्रेलिया का साथ एक एमओयू रिसेंटली साइन किया हुआ है, वहाँ हम ऐसे पीएमसी जाके कुछ काम करेंगे। उसका अलावा भी सिशल्स में हम चांसलरी बिल्डिंग बना रहा है, सिशल में भी कुछ हम बिजनेस डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। एट द अर्लीस्ट विल गोइंग टू गेट गुड न्यूज़ फ्रॉम सिशल्स गवर्नमेंट। अच्छा, तो जो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स हैं और जो आपका डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, एनबीसीसी के ग्रोथ में ओवरसीज प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कितना करने का टारगेट आपने रखा हुआ है नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन? नेक्स्ट अभी ओवरसीज का प्रेजेंस नहीं तो परसेंटेज वाइज करेगा तो ओनली 5 to 10% होगा। इसको हम और इंक्रीज करना चाहता है, एटलीस्ट 10 to 15% बढ़ाने के लिए, और एक्सप्लोर अदर कंट्रीज में। अभी जो दुनिया का वर्ल्ड का जो इशू हो रहा है, शायद लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी और मिलेगा। सो वी आर कीन टू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम, मतलब जितने भी अदर कंट्रीज है वहाँ से मिलने का संभावना ज़्यादा है, एंड हम भी बहुत कीन है सो बाहर का बिजनेस करने के लिए। Given the current circumstances wherein we are seeing a lot of disruptions, जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है, ऑफ कोर्स सीमेंट के प्राइसेस, स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से? हमारा एनबीसीसी को शायद इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्रोजेक्ट हम पीएमसी में कर रहे हैं। बाकी 6% हमारा ईपीसी है और 2-3% रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मेरे को उसका कास्ट होगा, वो मेरा क्लाइंट के लिए होगा, एंड ये शॉर्ट टर्म है, इट इज़ ए नॉट लॉन्ग, मतलब जो प्राइस है ये थोड़े दिन के लिए होगा। नेचुरली प्राइजेस विल ड्रॉप डाउन होगा, तो रियल एस्टेट में होता है, रिस्क रहता है, ये रहता है। बट हमारे लिए एज फार एज एनबीसीसी इज कंसर्न, आई थिंक हमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा एक फीस है, फीस को लेके काम करना, सो एनबीसीसी के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें गल्फ कंट्रीज भी अफेक्टेड हैं, तो और दुबई में आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करने वाला है, सो शायद 1-2 महीने का ओनली मैटर ऑफ टाइम होगा, उसका अलावा कोई फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन आप इसको इस पूरे सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं? Yes, definitely, because we are a leading construction company. हम इंडिया में तो मैक्सिमम काम हम कर रहे हैं, सो बाहर में भी हमके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी होगा, सो हमारा बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो आप गल्फ कंट्रीज में अगर आपको ऑर्डर आपको अप्रोच किया जाता है, या फिर आप मार्केट टैप करेंगे सो दैट कि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिले? यस, डेफिनेटली। यही बोला, मैं क्लीनली ईगरली वेट कर रहा हूँ, जैसे मिलेगा हम इमीडिएटली उसको स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो आपने हमें इस बात की जानकारी दी थी कि आप राज्यों के साथ टाई अप कर रहे हैं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिले भी थे, उसका क्या स्टेटस है? वो उसका कुछ स्टेट में हमको मिला हुआ है, स्टार्ट भी किया हुआ है। पैक्स का जो काम था वो हमको मिला हुआ है, बिकॉज
अगर कोई भी कंट्री डेवलप होना बोलेगा तो पहले गांव का विकास होना चाहिए। गांव अगर डेवलप होगा तो अपने आप शहर कंट्री भी डेवलप होगा। उसी कॉन्सेप्ट में हमने कुछ स्टेट से जो गोडाउन है, मतलब फूड गोडाउन है, वो बनाने का स्टोरेज कंटेनर के लिए हम काम किया हुआ है। और भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें भी करेंगे, सो दैट हमारा मतलब जय किसान जय जवान ये कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में अगर किसान का अच्छा होगा तो कंट्री का भी अच्छा होगा। हमारा जो ऑनरेबल पीएम साहब का जो विकसित भारत है उसमें 4 मिशन है, उसमें किसान भी एक है, युवा है, महिला है, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो जितने भी हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये सब करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप मिलेगा, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और सबके ग्रोथ के साथ एनबीसीसी का भी ग्रोथ होगा। डेफिनेटली सबका साथ सबका विकास, एनबीसीसी का भी विकास। एक क्वेश्चन, क्योंकि आप कई कंपनीज के साथ टाई अप में हैं, स्पेशली पीएसयूज के साथ, जिनमें उनके पास ह्यूज लैंड बैंक है और आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं एज पर द डिमांड, उसमें अगर आप कुछ हमें डिटेल शेयर करें। बहुत सारा महारत्ना कंपनी, एग्जाम्पल सेल, बेल, कुछ कंपनी है, उन लोग के पास ह्यूज लैंड पार्सल है, नहीं तो उनका पास बहुत बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉलोनी है। वो कॉलोनी सारे डिटोरेट कंडीशन में है, अदरवाइज उनका मैक्सिमम हाइट G+1 G+2 होगा। उस टाइम में कोई हाई राइज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, एफआईआर भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, एंड कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं था, एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो ये सब करने के लिए जो दिल्ली का हम सक्सेसफुल मॉडल किया, न्यू मोती बाग हो, ईस्ट गिद्वे नगर हो और 7 GPR है, यहाँ कोई पैसा गवर्नमेंट का इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को सरप्लस मनी मिलेगा एंड कोई मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना। सो वो एक मॉडल सक्सेसफुल मॉडल है एंड ये मॉडल एनबीसीसी का यूएसपी है। इसी मॉडल पे पीएसयूज को अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो जो लॉस मेकिंग पीएसयू है वो वापस प्रॉफिट में आ सकता है, बिकॉज उनका पास ह्यूज लैंड बैंक है और रेजिडेंशियल कॉलोनी बहुत ज़्यादा है, उतना कॉलोनी का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगा तो भी हम करके दे सकते हैं, बिकॉज हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी एफआईआर है, नाम से आया हुआ है, लिफ्ट का प्रोविज़न है, मैं एनर्जी एफिशिएंसी भी बना रहा हूँ, सोलर कर सकता है, एसटीपी को रिसाइकल करके पानी का कंजम्पशन 35% रिड्यूस कर सकता है। सॉलिड वेस्ट, मतलब हमारा तीनों कॉलोनी जो बात किया मैंने, अभी जितने भी कॉलोनी बना रहा है ये जीरो वेस्ट कॉलोनी है, सॉलिड एग्जैक्टली एज वेल एज लिक्विड, उसका साथ साथ इवन पेड़ का जो पत्ते है उसको भी हम रिसाइकल करके कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट मॉडल है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आपने सेल की बात की, आपने बीएसएनएल की बात की, भेल की बात की, और कौन कौन से पीएसयूज हैं जहाँ पे? बहुत सारा पीएसयूज है, एचएमटी है, एचईसी है, जितना ही आप बोलेगा तो बहुत सारा पीएसयूज लास्ट में है। उसका अगर लैंड मोनेटाइजेशन जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं या फिर आपको वहाँ मेरा बहुत सारा पीएसयूज का साथ हो रहा है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज करेंटली, आई विल व्हेन थोड़ा एक बार मैच्योर होगा तो मैं उसका सारे डिटेल्स बताता हूँ। बट हमारा विजन है ये रीडेवलपमेंट। लेकिन जिनके साथ आपकी बातचेत फाइनल हो गई है और आपने बीएसएनएल एमटीएनएल का साथ मेरा एमओयू हो चुका है, बीएचएल का साथ हो चुका है, और भी कुछ पीएसयूज का साथ बातचीत सेल के साथ, सेल का साथ बातचीत चल रहा है, एमओयू हुआ नहीं है। Okay. सो सेल का पास भी बहुत ह्यूज लैंड पार्सल है, बोकोरो, बिलाई सब जगह में है। सो वो सब बातचीत चल रहा है। वंस अगर थोड़ा सटन मैच्योर्ड होगा तो आई विल कम बैक टू यू, यू विल शेयर विद अस। यस डेफिनेटली। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एनबीसीसी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है और जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं, आप पीएमसी भी आपके बिजनेस का एक पार्ट है, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ कहाँ की अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है? रीडेवलपमेंट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड स्टॉल प्रोजेक्ट्स भी एक वन ऑफ द एरिया है। अभी जो अमरापल्ली सुपरटेक हुआ, इसका अलावा भी एज पर जीएलएल का रिपोर्ट अराउंड 3 लाख होम बायर्स स्टिल दे आर द सफरर्स। उनको सबको एक छत देना, नहीं तो एक होम देना, एनबीसीसी का बहुत बड़ा ड्रीम है।
सो शायद और भी कुछ स्टॉल प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसको भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। रिसेंटली मैं आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, एक प्राइवेट पार्टी आया था, वो भी बोलता है आफ्टर सक्सेसफुल आम्रपाली, वो बोलता है ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके दे दीजिए। वो एनसीएलटी में जा चुका है, वो बोलता है मैं आई वांटेड टू गेट इट डन दिस जॉब थ्रू एनबीसीसी। अच्छा। सो हम प्राइवेट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं तो एनसीएलटी का थ्रू, बिकॉज होम बायर्स लास्ट 10-12 साल से उन लोग ईएमआई पे कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट्स में स्टक है वो, हाँ, stuck दे आर है। पेइंग ईएमआई अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, exactly. उनका होम लोन पे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनका जिंदगी का कमाई का पैसे जमा करके बैठा हुआ है, उनको उनका जेन्युइन जो होम है वो मिला नहीं है। एंड इतना बड़ा असेट अभी आइडल है। सो असेट को एनकैश करने के लिए जैसे लैंड मोनेटाइजेशन बोला, ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट्स है, वो भी कंप्लीट करेगा तो उन लोग के लिए होम मिलेगा। विन विन सिचुएशन फॉर होम बायर्स। एनबीसीसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, उसका साथ साथ मैं बता रहा हूँ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट दे आर ऑल्सो बेनिफिशियरी होगा। अभी कैसे आम्रपाली में ये प्रोजेक्ट स्टॉल था, स्टॉल होके अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 8,000 करोड़ का। 8,000 का ऑलमोस्ट 18% जीएसटी में पे कर रहा हूँ, स्टेट एंड सेंट्रल। ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए का जीएसटी के रूप में स्टेट और सेंट्रल को जा रहा है। Exactly. अगर ये प्रोजेक्ट स्टॉल होगा तो वो पैसा नहीं मिलता था, मतलब बैंक्स को भी लॉस है, स्टेट्स को भी लॉस है। साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स को करना चाहिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसको कि आप भी समझ रहे हैं, आपने कई प्रोजेक्ट्स लिए भी, कुछ प्राइवेट पार्टीज ने भी आपको अप्रोच किया है, तो आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक मार्केट में भी एनबीसीसी के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट में काफी अग्रेसिव तरीके से जाना चाहिए और यहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है? उसको लेकर कोई रणनीति नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का साथ भी बातचीत हो रहा है। दिल्ली डीडीए का साथ मेरा 2 एमओयू हुआ अभी रिसेंटली। डीडीए का 2 कॉलोनी है, एक राजेंद्र नगर और एक सफदरजंग कॉलोनी, उसको भी हम रीडेवलपमेंट कर रहा है। डीडीए का साथ अब मैं कक्कड़डोमा का हाई-राइज टावर बना के दिया है ऐसे पीएमसी, यहाँ हम डीडीए का साथ रीडेवलपमेंट मॉडल में कर रहा है। डीडीए का अलावा स्टेट गवर्नमेंट का पास भी बहुत सारा लैंड पार्सल है, डूसिप का पास लैंड पार्सल है, उन लोग का साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। एट द अर्लीस्ट उसका भी टेक ऑफ होगा। तो FY27 में अगर आप इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के मोनेटाइजेशन की बात करें तो उसका क्या टारगेट है, डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? डिलीवरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट 3 to 5 years होगा, वेराज टर्नओवर जो है वो हमको इमीडिएटली आना चालू करेगा। 27 में हमारा फाइनेंशियल ईयर 27 में हमारा जो टॉप लाइन है ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ होगा, बॉटम लाइन जो है 1,000 से 1,100 करोड़ का पैट होगा। क्या आप जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी जा रहे हैं, इन एरियाज में भी आप वेंचर इन कर रहे हैं? विशाखापट्टनम ट्रस्ट का साथ काम कर रहे हैं, वहाँ भी पोर्ट ट्रस्ट। सिमिलरली मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का पास ह्यूज लैंड बैंक है, उन लोग का एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स बनाना, उसका हमारा साथ एमओयू हो चुका है। उसका अलावा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का पास ह्यूज लैंड पार्सल है, वहाँ भी हम उनको ये सजेस्ट कर रहे हैं रीडेवलपमेंट में मॉडल पे काम करें। सो उसका कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस में है। तो और किन किन स्टेट्स के साथ? और भी बहुत सारा स्टेट का साथ मेरा डिस्कशन चल रहा है, छत्तीसगढ़ का साथ चल रहा है, अच्छा, झारखंड का साथ चल रहा है। किन प्रोजेक्ट्स के लिए? उनका प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, इवन आंध्रा का साथ, तेलंगाना का साथ, सब जगह में ये रीडेवलपमेंट मॉडल स्टेट के लिए पीपीपी मोड से बेटर है। ओके। कैसे? पीपीपी मोड पे अगर कोई भी आएगा प्राइवेट पार्टी, उनका एक प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होगा, विच इज रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 30 to 40%। अगर हम एनबीसीसी रीडेवलपमेंट मॉडल में करेगा तो ये 30 to 40% स्टेट गवर्नमेंट को बचत होगा। इसी 30-40% को उन लोग चाहते हैं, तो आपने एक बोला 10% मेरा हाउसिंग में करे, 10% युवा का ग्रोथ के लिए करे। जो विकसित भारत का 4 पिलर्स है, वो पिलर्स को 10-10% करके स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को भी विन विन सिचुएशन होगा, हमको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा, मैंने रीडेवलपमेंट किया हूँ। ये मॉडल पे करने का सोच है, एंड उसमें शायद एट द अर्लीस्ट हम एक आध जगह में स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह के डिमांड्स आपके पास आ रहे हैं, वो रीडेवलपमेंट में भी, हाउसिंग में भी, आपको नहीं लगता कि एनबीसीसी को भी सब्सिडियरी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए जो डेडिकेटेडली, जो प्राइमरीली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस करे, रियल एस्टेट पे फोकस करे, जहां से आप ज़्यादा ग्रोथ ले पाए? नहीं, हमारा भी सोच है। अभी हाउसिंग जो है
मिडिल क्लास वाले के लिए सबके लिए देना, बिकॉज अमरपल्ली में भी हम सारे ऑलमोस्ट 1 BHK से चालू होके 3-4 BHK मैक्सिमम है। अभी हम रीडेवलपमेंट पे भी 2 BHK से टाइप 7 टाइप 8 तक बना रहा है। सो हाउसिंग आज का दिन में सबके लिए नीड है। वो नीड ओनली दिल्ली को कॉन्सेंट्रेट ना करना, टायर 2 टायर 3 सिटी तक जाए, सो वो बना के दे दे। उसके लिए नया टेक्नोलॉजी भी आया हुआ है, फास्टर कंस्ट्रक्शन, बेटर क्वालिटी। जो अभी हम 7 GPRA में 2 न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया हुआ है रेसिडेंशियल के लिए, वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, अदर वन प्रीकास्ट। राइट। प्रीकास्ट का मेरिट्स एक है, अगर आपका यार्ड कहीं बाहर है, जो दिल्ली का पोल्यूशन है, इधर आके मैं जस्ट एरेक्ट करूं, एरेक्ट करेगा तो पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, फास्टर कंस्ट्रक्शन होगा। अभी जो टाइप 6 है सरोजी नगर में, हम प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का साथ कर रहे हैं। बाकी सारे पैकेज हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इट इज़ फास्टर। हम 18 महीने में अभी सरोजी नगर का रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इनाग्रेट किया, 18 मंथ्स में हमने कंप्लीट किया हुआ है। राइट। तो मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं, तो क्या एनबीसीसी की योजना में, उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में, फ्यूचर प्लानिंग में रियल एस्टेट बिजनेस एक अलग वेंचर के तौर पर स्थापित हो सकती है? पक्का। अभी मैं एनबीसीसी ओवरऑल ऑलमोस्ट, एनबीसीसी का फुल फॉर्म भी आप देखा होगा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। सो बिल्डिंग्स में हमारा इतना एक्सपर्टाइज है। हाँ। सो रियल एस्टेट बिल्डिंग का अंदर ही आ रहा है। सो उसको हम एक एसपीवी करना, नहीं तो एक सब्सिडरी करता हूँ, बट इतना सब्सिडरी करेगा उतना कंप्लायंस सारे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं मेन कंपनी में इसको रन करना चाह रहा हूँ। ओके। इन सारे प्रोजेक्ट्स और आपकी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए 5 साल में एनबीसीसी को आप कहाँ देख रहे हैं? आपकी जो प्लानिंग है उसमें एनबीसीसी अभी से 5 ईयर्स डाउन द लाइन कहाँ पे होगी कंपनी के तौर पे? ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ऑर्डर साइज क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या रहेगा? मैंने लास्ट टाइम में भी बोला हूँ, नॉट 5 ईयर्स, 4 ईयर्स में हमारा टारगेट है, जो टॉप लाइन है वो 25,000 करोड़ तक पहुँचे, बॉटम लाइन एटलीस्ट 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तक लेके जाए। बट उसमें एक मतलब कैसे इतना आपका प्रॉफिट अभी 1,000 है, 1,000 से 5,000 करोड़ रुपए कैसे करेंगे, ये आप पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ, मेरा 2-3 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो एक गिटोरनी है, लास्ट 50 ईयर से डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट प्रोजेक्ट को अभी म्यूचुअली हम दिल्ली गवर्नमेंट का साथ सेटल किया हूँ। वहाँ मेरा 8,000 करोड़ का टॉप लाइन होगा एंड वहाँ मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली एक मेरा गुड़गांव में 37D था, वो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हम चालू कर रहे हैं। उसका ये मेरा रियल एस्टेट का जो टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों बुक होता है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। बाकी पीएमसी में एवरी मंथ मेरा कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो उसका बिलिंग होता है, टर्नओवर बुक होता है, Right. वेयरएज रियल एस्टेट एट द एंड ऑफ द डे होता है। सो इसीलिए थोड़ा मैं 5 साल के लिए बोल रहा हूँ, इस साल अगला साल मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम इसका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट, मतलब ये हमारा टारगेट है। एंड ऑर्डर साइज? ऑर्डर साइज नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो ऑलमोस्ट 3-4 लाख करोड़ का होगा मिनिमम। थैंक यू मिस्टर महादेव स्वामी, हमको वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू प्रियदर्शी। थैंक यू।